अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 20 अप्रैल 2023। विषय है मजबूत डिजिटल ढांचे की अहमियत। यह एक आलेख लिखे हैं डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, जो एक अर्थशास्त्री हैं। इन दिनों पूरी दुनिया में हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा प्रकाशित वर्किंग पेपर स्टेकिंग अप द बेनिफिट लाइसेंस फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी को पढ़ा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने अपने सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक विश्व स्तरीय बहुआयामी मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा यानी DPI विकसित किया है। यह अन्य देशों के लिए सबक है जो अपने डिजिटल बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इस वर्किंग पेपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना की सराहना की गई है और कहा गया है कि मजबूत डिजिटल नीतियों से भारत में प्रतिस्पर्धी, खुला और किफ़ायती दूरसंचार बाजार बना है तथा मोबाइल डेटा की लागत में 90% की कमी से डेटा इस्तेमाल में उछाल आया है। नोटबंदी से UPI समेत भुगतान के अन्य तरीकों का अधिक इस्तेमाल हुआ है। डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT में मदद की है। इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग कर भारत कोविड महामारी के दौरान गरीब परिवारों के एक बड़े हिस्से को जल्दी सहायता प्रदान करने में सक्षम बना रहा है। मार्च 2021 तक डिजिटल सुधारों के कारण व्यय में GDP का लगभग 1.1% बचाया गया है। इस समय में 47.8 करोड़ से अधिक जनधन खातों यानी J, 134 करोड़ से अधिक आधार कार्ड यानी A और 118 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं यानी M के 3 आयामी जैम से आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। वर्ष 2014 से लागू DBT योजना एक वरदान की तरह दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने DBT के जरिए करीब 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे लाभान्वितों के खाते तक पहुंचाई गई है। बैंक खातों में DBT से सीधे सब्सिडी जमा कराने से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बिचौलिए के हाथों में जाने से बचाए गए हैं। भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत डिजिटल ढांचे से डिजिटलीकरण में एक लंबा सफर तय कर लिया है। सरकारी योजनाओं के तहत बिचौलियों के भ्रष्टाचार को रोकने, काम के भौतिक रूपों व सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों से राहत और घरों में मोबाइल स्क्रीन पर कुछ क्लिक करके विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं और मनोरंजन की सुविधाएं सहज उपलब्ध हैं। जहां केंद्र और राज्य सरकारों की 450 से अधिक योजनाओं का फ़ायदा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं। देश में 100 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। छोटे उद्योग कारोबार के लिए सरल ऋण और रोजगार सृजन हेतु अप्रैल 2015 को डिजिटल रूप से लागू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मार्च 2023 तक 40.82 करोड़ लोन खातों में 23.2 लाख करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसी तरह अटल पेंशन योजना, भारत बिल भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया और तत्काल भुगतान सेवा, डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन से भी करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। इतना ही नहीं, किसानों के समावेशी विकास में भी DBT की अहम भूमिका है। जनवरी 2023 से शुरू डिजिटल राशन
प्रणाली से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 27 फरवरी 2023 तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2.5 लाख करोड़ रुपए अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं। यह अभियान दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। देश में बढ़ते डिजिटलीकरण ने रोजगार के नए डिजिटल अवसर भी पैदा किए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत के आईटी सेक्टर द्वारा समय पर दी गई गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से वैश्विक उद्योग कारोबार इकाइयों का भारत की आईटी कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है। डिजिटल इकोनॉमी के तहत कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, ट्रांजैक्शन, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, टूरिज्म, रिटेल, ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी आदि क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के चमकीले मौके बढ़ते जा रहे हैं। मैकिंजिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूट की वैश्विक रोजगार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डिजिटल ढांचे की मजबूती से अर्थव्यवस्था में 2025 तक डिजिटलीकरण से 2 करोड़ से अधिक नई नौकरियां निर्मित होंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। देश में विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर 1 अरब से अधिक लोगों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन मजबूत डिजिटल ढांचे की विभिन्न उपयोगिताओं के बावजूद इस समय डिजिटलीकरण के तहत स्टार्टअप, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, भुगतान समाधान, स्वास्थ्य तकनीक, एग्रीटेक आदि की डगर पर जो चुनौतियां दिख रही हैं, उनके समाधान हेतु तत्परतापूर्वक कदम उठाने की जरूरत है। हम उम्मीद करें कि सरकार IMF के वर्किंग पेपर के मद्देनज़र देश के मजबूत डिजिटल ढांचे को ध्यान में रखते हुए जहां और अधिक सेवाओं को डिजिटलीकरण की छतरी में लाएगी, वहीं दुनिया के ज़रूरतमंद देशों को भी डिजिटल ढांचे से लाभान्वित करेगी। वह नई शिक्षा प्रणाली के तहत भारत में डिजिटलीकरण को अधिक गतिशील बनाने के लिए नई पीढ़ी को नए दौर की डिजिटल स्कीम और उन्नत प्रौद्योगिकियों से प्रशिक्षित करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। देश में अधिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक सोच, डेटा तक सरल पहुंच, स्मार्टफोन की कम लागत, निर्बाध कनेक्टिविटी, बिजली की सरल आपूर्ति आदि जैसे ज़रूरतों पर और अधिक ध्यान देंगे। इस समय जब 2023 में भारत की मुट्ठियों में G20 की अध्यक्षता है, तब भारत द्वारा G20 सदस्यों के बीच आम सहमति से एक लाभपूर्ण और सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए प्रभावी पहल की जाएगी। अगला आलेख है गर्मी की गंभीर चुनौती। इस साल गर्मी के मौसम में बहुत अधिक तापमान होने की भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी सही साबित होती दिख रही है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के साथ साथ पश्चिम भारत में भी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। बीते कई वर्षों से मौसम के मिजाज में बदलाव दिख रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि 2050 तक अत्यधिक गर्म दिन और रात की संख्या में 2 से 4 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। लू को लेकर भी इसी तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले और इस साल जनवरी से मार्च के महीनों में सामान्य से अधिक तापमान रहा, जिसका नकारात्मक असर पैदावार की मात्रा और पानी की उपलब्धता पर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण 1901 और 2018 के बीच हमारे देश में औसत तापमान में 0.7% की वृद्धि हो चुकी है। बढ़ती गर्मी से जहां खेती प्रभावित हो रही है और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, वहीं इससे लोगों
की मौत भी हो रही है। अध्ययन बताते हैं कि 2000 से 2004 और 2017 से 2021 के बीच बहुत अधिक गर्मी से होने वाली मौतों की तादाद में 55% की चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। हमारे देश में अधिकतर कामगार ऐसी स्थितियों में काम करते रहते हैं जहां गर्मी से बचाव के उपाय कम होते हैं। इससे इससे काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। स्वाभाविक रूप से इससे अर्थव्यवस्थाओं को भारी क्षति होती है। जानकारों की माने तो 2021 में गर्मी के कहर से 167.2 अरब कार्य घंटों का नुकसान हुआ था, जिससे सकल घरेलू उत्पाद को 5.4% का झटका लगा था। इस हिसाब से जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसलों जैसे स्वच्छ पेयजल का अभाव, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आदि के असर को जोड़ दें तो आर्थिक क्षति बहुत अधिक हो जाती है। विकास आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था की गति को तेज बनाए रखना जरूरी है। इसलिए अत्यधिक गर्मी और लू के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, यह हमारी चिंता का एक प्रमुख विषय होना चाहिए। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन का एक अन्य खतरनाक नतीजा प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते जाने का भी है। अनेक अध्ययनों में रेखांकित किया जा चुका है कि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप सर्वाधिक होगा, उनमें भारत भी एक है। एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि भारत के 14 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 2050 तक प्राकृतिक आपदाओं का संकट बहुत अधिक बढ़ जाएगा। हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करने की आवश्यकता है। अगला आलेख है विश्व जल सम्मेलन के महत्वपूर्ण संकल्प। यह आलेख लिखे हैं जल पुरुष राजेंद्र सिंह, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। बीते 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व जल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि यह पानी पर एक सम्मेलन से अधिक है। यह आज की दुनिया पर एक सम्मेलन है जहां इसे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति रहमोन ने प्रस्तावित किया कि तीसरे दुशांबे जल दशक सम्मेलन 2028 में 2018 से 2028 तक के अंतर्राष्ट्रीय दशक की कार्यवाही के अंत को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाएगा तथा प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी कि जल कार्यवाही के अगले चरण कैसे दिख सकते हैं। उन्होंने हमारे सामूहिक प्रयासों की क्षमता पर बल दिया। इस विश्व जल सम्मेलन में भारत सरकार की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ 30 सदस्यों का प्रतिनिधित्व मंडल शामिल हुआ। इस सम्मेलन में 2 नारों के गूंज सुनाई दी। दुनिया को सूखे बाढ़ मुक्ति की युक्ति सिखाने का काम संयुक्त राष्ट्र करे और नीर नारी नदी नारायण है नारे रोकने का निवेदन करती स्थानीय पुलिस से भारतीय दल ने कहा कि यह भारत के दिल से निकली हुई आवाज़ है, क्योंकि भारत के लोग नीर, नारी और नदी को बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए इन्हें नारायण कहते हैं। पहला विश्व जल सम्मेलन 1977 में आयोजित हुआ था। इसके 46 वर्ष बाद दूसरा सम्मेलन 2023 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। इस वर्ष के आयोजन का प्रतिनिधित्व प्रकृति और धरती के जख्म भरने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल ने किया। सूखे बाढ़ से मुक्ति की युक्ति खोजने वाले इस दल के साथ अन्य महाद्वीपों के प्रतिनिधि भी जुड़े। सम्मेलन से पहले 20-21 मार्च को विश्व जन आयोग, तरुण भारत संघ और जल बिरादरी आदि संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में सम्मेलन हुआ। इसमें दुनिया के उन चुनिंदा प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिन्होंने वर्षा जल संरक्षण कर हरियाली बढ़ाई और भूजल
का पुनर्भरण किया, जिससे नदियों का पुनर्जीवन हुआ और समुदायों को धरती और प्रकृति के जख्म भरने हेतु काम करने की प्रेरणा मिली। इस प्रक्रिया में प्रकृति और मानवता के प्रति बराबर सम्मान भी बढ़ा। हमें यदि इस तीसरे विश्व युद्ध से बचाना है तो धरती और प्रकृति के प्रति स्नेह जागृत करना होगा। यह काम भारतीय समाज सदैव करता रहा है, इसलिए भारतीयों ने इस बार भी यह तय किया है कि हम दुनिया में प्यार का वातावरण बनाएंगे और प्रकृति के प्रेम से प्रकृति को पुनर्जीवित करने के लिए जल से शुरुआत करेंगे। जल एक मात्र पदार्थ है जिससे जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जल से स्नेह बढ़ाने पर काम नहीं किया। उसी का परिणाम है कि जल को केवल बाजार की वस्तु बना दिया गया है। सम्मेलन में सुखाड़ बाढ़ विश्व जन आयोग का जल चक्र पुनर्जनन न्यूयॉर्क संकल्प 2023 पारित हुआ, जिसका संपादित तथ्य इस प्रकार है। मैं जल हूँ, आपके सामने स्वस्थ जल चक्र बनाने का संकल्प करता हूँ। हम सब जल से ही बने हैं। आपसे इस हेतु संवाद या सह अभ्यास और सहयोग की अपील कर रहा हूँ। हमारे जीवन काल में ही हमारा प्रकृति से संबंध बनाकर संवर्धन करने के लिए अपने जीवन को लचीला और समग्र बनाकर सब जीवों के साथ जियो और जीने दो हेतु वातावरण निर्माण करूँगा। समता और सादगी की पुनर्जनन का मूल सिद्धांत है। मैं इस पृथ्वी को सुखाड़ और बाढ़ मुक्त करने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प में सुखाड़ बाढ़ विश्व जन आयोग को संयुक्त राष्ट्र एवं सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ तथा पूरी दुनिया के लोगों के साथ मिलकर सुखाड़ बाढ़ मुक्ति की युक्ति खोजकर सुखाड़ बाढ़ मुक्त दुनिया बनाने का आह्वान किया गया। यह रेखांकित किया गया कि हमारे जीवन काल में ही जल चक्र टूट गया है। हमारा समाधान पुनर्जनन है। हम इन 10 प्रमुख बदलावों को पुनर्जनन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 1, जल चक्र की मानव केंद्रित संकीर्ण समझ के परे व्यापक मानव एवं प्रकृति केंद्रीय अवधारणाओं की समझ की ओर बढ़ना होगा। नंबर 2, सामुदायिक ज्ञान प्रणाली एवं आधुनिक विज्ञान, कला और तकनीक के समग्र समझ के आधार पर विकसित ज्ञान और विधा का उपयोग करेंगे। नंबर 3, मानवता और प्रकृति के आपसी संबंधों की समझ प्रदान करने वाली शिक्षा यानी विद्या प्रणाली को बढ़ावा देंगे, जो युवाओं को पृथ्वी के पुनर्जनन के कार्य के लिए प्रेरित करेगी। नंबर 4, पानी के दुरुपयोग को रोककर विवेकपूर्ण स्तर की भूमिका निभाते हुए जल का कुशलतापूर्वक सदुपयोग करेंगे। नंबर 5, पानी के व्यापारीकरण का विरोध करते हुए पानी के समुदायीकरण को स्थापित करेंगे। यहाँ समुदाय का मतलब सभी प्राणियों के समुदाय से है। नंबर 6, लापरवाही और उदासीनता के परे जाकर संगठित होकर जल चक्र के पुनर्जनन के लिए काम करेंगे। नंबर 7, हर जलाशय, जल स्रोत एवं नदी प्रणाली एक अद्वितीय जैव विविधता से परिपूर्ण परितंत्र है। इस बात का ध्यान रखते हुए जलाशयों के साथ व्यवहार करेंगे। नंबर 8, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम पानी का अल्पकालीन से लेकर जीवन भर की प्रतिबद्धताओं तक जल के उपयोग को एक विश्व स्तर की भूमिका में रहते हुए निभाएंगे। अगला आलेख है पैसों की बरसात। यह आलेख लिखे हैं संतोष दिवाकर, जो एक टिप्पणीकार हैं। मछली के बरसने के बारे में यदा कदा सुनने को मिलता है। कुछ लोगों के अंग अंग से रूप चूने की बातें सुनते हैं, लेकिन अब तो अंग अंग से रुपयों की बरसात होती दिख रही है। खेल का मैदान हो या खिलाड़ी
दोनों रुपयों की बरसात कर रहे हैं। विज्ञापनों से मैदान भरा पड़ा है और खिलाड़ियों का शरीर विज्ञापनों से भरा पड़ा है। खिलाड़ी जब मैदान पर अपना जलवा बिखेरता है तो उसके अंग अंग से रुपया बरसने लगता है। जिसके शरीर पर जितना विज्ञापन होता है वह उतना ही अदह उम्दा माना जाता है। पर खेल देखिए, खिलाड़ी ही हमारे नेता जैसे हैं। नेता वादा करते हैं कि जीत गए तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे और चुनाव जीतने के बाद वे भ्रष्टाचार के चंगुल में जकड़ते जाते हैं। खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों का भी यही हाल है। जिसका विज्ञापन वे करते हैं उससे करोड़ों कमाते हैं, तारीफ के पुल बांधते हैं, पर स्वयं उसका उपयोग नहीं करते। जिसका उपयोग करते हैं उसका विज्ञापन हम लोग देख नहीं पाते हैं। आम लोगों पर विशिष्ट लोगों का विशेष प्रभाव होता है और सामान खटाक से बिक जाता है। इसलिए करोड़ों खर्च कर सितारों द्वारा सामान के अच्छा होने का गुणगान करवाया जाता है। आईपीएल क्रिकेट यानी इंडियन पैसा लीग यानी दे दन क्रिकेट। चौका लगा तो वर्षा, छक्का लगा तो वर्षा, कैच लिया तो बरसात, फिर मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, इस पर रुपया बरसाता है। ऐसी ही प्रोत्साहन योजना यदि सरकारी कार्यालयों में भी हो जाए, अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार दिया जाए तो सरकारी कार्यालयों का भी कायापलट हो जाए। राजनेताओं का भी यही हाल है। प्रश्न पूछने से लेकर जवाब तक के लिए पैसा चाहिए। घर पर मिलने के लिए उनके चांडाल चौकड़ी से मिलिए, उन्हें चढ़ावा चढ़ाइए, तब मंत्री जी की नज़रें इनायत होंगी आप पर। फिर रुपयों की बरसात कीजिए, तब जाकर काम होगा। काम हो गया तो ठीक, नहीं तो पैसा बर्बाद। आज से 40 वर्ष पहले जब भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता बनी तो खिलाड़ियों को 25,000 क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिए गए। फिर लता मंगेशकर द्वारा एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे 20 लाख जमा हुए। तब प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपया दिया जा सका। फिर जमाना पलटा, 6 छक्के का 1 करोड़ रुपया मिला। आईपीएल में लोग नीलाम हो रहे हैं। कभी राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने के लिए अपने आप को नीलाम किया था, वैसे ही खिलाड़ी आज आईपीएल में नीलाम हो रहे हैं। पर वह समय कब आएगा जब अन्य खेल के खिलाड़ियों को भी स्टार का दर्जा मिलेगा और उन पर भी रुपयों की बरसात होगी। अगला आलेख है तख्ता पलट का सूडान पर विनाशकारी प्रभाव। तख्ता पलट का सूडान पर विनाशकारी प्रभाव। दशकों से मध्य पूर्व के देश सैन्य तख्ता पलट से पीड़ित रहे हैं जो निरंतर विनाशकारी साबित हुआ है। वर्ष 1950 और 1960 के दशक में सीरिया से लेकर सूडान तक, मिस्र, इराक, यमन और लीबिया के माध्यम से कई तख्ता पलट हुए जिनका नेतृत्व शानदार दूरदर्शिता और उच्च आशा वाले युवा अधिकारियों के हाथों में था, जिसका उद्देश्य खौफनाक यथास्थिति को एक बेहतर और कहीं अधिक समृद्ध भविष्य अपमान और हार से मुक्ति के में बदलना था। पर हाल के तख्तापलट जैसे 1992 में अल्जीरिया में, 2013 में मिस्र में और 2021 में सूडान में हुए, वे केवल राजनीतिक परिवर्तन को अवरुद्ध करने और सैन्य शक्ति व विशेषाधिकार का समर्थन करने एवं पूर्व जैसी भयावह यथास्थिति को बहाल करने के लिए थे, जिसमें दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षा का अभाव था। ये सभी तख्तापलट आमतौर पर अपने मूल लक्ष्यों की परवाह किए बिना विनाश में समाप्त हो गए और आज भी यह मूर्खता दोहराई जा रही है। यदि तख्तापलट से देश को कोई लाभ होता तो सूडान इस क्षेत्र में सबसे समृद्ध देश होता। वर्ष 1958 में आज़ाद होने के बाद
से इस देश में 1 दर्जन से अधिक तख्तापलट और तख्तापलट के प्रयास हुए हैं। सबका देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जो संघर्ष से जूझ रही आबादी का दमन और राज्य को अस्थिर कर रहा है। इस दुखद इतिहास के बावजूद वे लोग जो युद्ध के मैदान में कभी जीत नहीं पाए हैं, वे अभी भी नागरिक संस्थाओं पर आक्रमण करने के और राजनीतिक दलों को हिंसक तरीके से दबाने के इच्छुक हैं। अरब सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडी में माने तो तख्तापलट करने वाले नेताओं द्वारा एक बार सत्ता पर कब्जा करने के बाद वे इसे स्वेच्छा से नहीं छोड़ देते हैं। अगला विषय है बाबू के विचार अब भी प्रासंगिक। बापू के विचार अब भी प्रासंगिक। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लगातार हो रही खोजों के कारण पैदा हो रहे उत्पादों और सेवाओं को मानवता के लिए खतरा बताया था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि विकास और औद्योगिकीकरण में पश्चिमी देशों का पीछा करना मानवता और पृथ्वी के लिए खतरा पैदा करने के बराबर है। महात्मा गांधी की यह दूरदर्शिता आज सत्यता के मानकों पर खरा उतर रही है। आज पृथ्वी पर विषाणुओं का लगातार हमला प्रकृति पर मनुष्य के लगातार हस्तक्षेप को दिखाता है। इस कारण महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है। अगला आलेख है भोजपुरी गीतों में बढ़ती अश्लीलता। भोजपुरी के अश्लील गीत से छवि खराब हो रही है। हालांकि भोजपुरी में अच्छे गाने भी हैं जो आज तक सुनने जाते हैं। रीति रिवाज, मौसम, शादी विवाह समेत सभी संस्कारों पर गाँव में पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, आशा भोसले, लता जी समेत कई गायकों ने भोजपुरी में गाने गाए हैं। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, कोकिला, शारदा सिन्हा समेत कई ने भोजपुरी भाषा में को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन कुछ गायक इसे बदनाम करने में लगे हैं। अगला विषय है सांस की लय। जैसे जैसे हमारी जागरूकता में तीव्रता और पैनापन आने लगता है, एक बात जिसके बारे में हम स्वाभाविक रूप से सबसे पहले जागरूक होते हैं वह है सांस। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे अधिकतर लोग इस बारे में जागरूक हुए बिना ही जीते रहते हैं, लेकिन एक बार जब आप सांस के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो यह एक अद्भुत प्रक्रिया बन जाती है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा सचेत हो जाते हैं तो आपकी सांस स्वाभाविक रूप से आपकी जागरूकता में आ जाएगी। आप सांस की सरल और लय को अनदेखा नहीं कर सकते, जो बिना रुके चलती रहती है। अधिकतर लोग क्या ध्यान अपनी सांस की ओर तभी जाता है जब उसकी श्वास नलियों में ऐंठन आ जाती है या सांस ज़्यादा तेज़ी से चलती है। वे अपनी सामान्य सांस को अनदेखा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें ध्यान देने की कमी कभी एक गंभीर समस्या है। सांस पर ध्यान देना वैसे तो एक जबरन प्रयास है, परंतु यह आपको सचेत करने का एक तरीका भी है। महत्वपूर्ण चीज़ अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि अपनी जागरूकता के स्तर को इतना ऊंचा उठाना है कि आप स्वाभाविक रूप से अपनी सांस के प्रति सचेत हो जाएं। सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। मूल रूप से देखें तो जब भी आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, आपके शरीर में स्पंदन होता है। जब तक आप अपने मनोवैज्ञानिक ढांचे में पूरी तरह मग्न हैं, तभी तक आपका ध्यान सांस पर नहीं होता। यदि आप अपनी भावनाओं या विचारों में पूरी तरह नहीं खोए हैं और वह शांति से बैठे हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका ध्यान अपनी सांस की प्रक्रिया पर न जाए। वास्तव में सांस बहुत बड़ी चीज़ है। आपको तब तक यह बता पाता नहीं
आपको तब तक यह बात पता नहीं चलती जब तक आप इसे खो नहीं देते। अगर आप आराम से बैठे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी सांस के प्रति सचेत न हो। जब तक कि आप अपने विचारों में खोए हुए ना हो, आप अगर अपनी सांस के साथ रहें तो तो यह आपको एक बड़ी संभावना की ओर ले जा सकती है। इसी के साथ आज का प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।